नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 17 सितंबर 2023। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 16 सितंबर के जो भी द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल मेरा लैपटॉप टूट गया था। इसके कारण मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस नहीं कर पाया था। तो आज जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 16 सितंबर को कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज थे। तो एक म्यांमार से संबंधित न्यूज था जो चाइना और इंडिया को वीजा ऑन अराइवल का सुविधा दे रहा है। ठीक है, चाइना और इंडिया दोनों के लिए। तो म्यांमार का लोकेशन भी देख लेंगे और क्यों न्यूज में है इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ लेंगे। अगला जो आर्टिकल है कि एक जीएम क्रॉप्स जो है उसके निर्णय जो सरसों है उसकी जरूरतों के लिए हम लोग वैश्विक स्तर पे निर्भर हैं, उसमें कटौती हो जाएगी। मतलब कि वैश्विक स्तर पर जो निर्भरता है सरसों के लिए, जो हम लोग बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, उस पर निर्भरता कम होगी। इसी के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल है, ये एडिटोरियल में है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो है मिसप्लेस्ड मिस्ट्री। इसमें कहा जाता है कि जो भी हाल में होने वाला है संसद का विशेष सत्र जो सोमवार से शुरू होने वाला है, ये बहुत ही अचानक बिना विपक्ष को उचित नोटिस दिए हुए शुरू किया जा रहा है। बस विपक्ष को केवल इतना बताया गया कि जिस दिन सत्र शुरू होगा उस दिन का एजेंडा क्या है, और बाकी चीजों से उन्हें अनभिज्ञ रखा गया, मतलब उन्हें जानकारी नहीं दी गई। अगला आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एडिटर गिल्ड, मतलब कि एडिटर संघ ऑफ इंडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज राइट टू फ्री स्पीच सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एक लोकेशन बेस्ड जो आर्टिकल है म्यांमार। तो ये न्यूज में क्यों था? तो म्यांमार आगमन पर वीजा की पेशकश करेगा चीन और भारत के पर्यटकों के लिए। मतलब म्यांमार टू ऑफर वीजा ऑन अराइवल टू टूरिस्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। इसमें कहा जाता है, राज्य मीडिया ने बताया कि म्यांमार जो है वो चीन और भारतीय पर्यटकों को वीजा ऑन अराइवल की पेशकश करेगा, क्योंकि सत्तारूढ़ जुंटा जो वहां पे सरकार चला रहा है विदेशी आगंतुकों को और उनकी नकदी को वापस लुभाना चाहता है। मतलब कि जो फॉरेनर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उनको लुभाना चाहता है। तो ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार ने जुंटा के आव्रजन मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि 1 साल की परीक्षण योजना की शुरुआत की तारीख जल्द ही घोषणा की जाएगी। मणिपुर सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो है वो तुषार मेहता ने मामले को दिल्ली हस्तांतरित करने पर आपत्ति जताई, लेकिन अदालत से अपना रद्द करने का क्षेत्राधिकार नहीं खोलने का भी आग्रह किया। ठीक है, तो यही बातें थी यहाँ पे। महत्वपूर्ण बातें बस इतना था कि जो म्यांमार है वो वीजा ऑन अराइवल देने के लिए चाइना और इंडिया के जो टूरिस्ट हैं वहां घूमने जाएंगे, इसके लिए ये एक प्रावधान लाया है, जिसके लिए भारतीय जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो खुश नहीं है, वे नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो इसके बारे में लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ोसी देश है हमारा। सबसे पहले जान लेते हैं म्यांमार जो है वो भारत के कितने राज्यों के बॉर्डर से सटा हुआ है। तो 4 राज्यों के बॉर्डर से सटा हुआ है। एक अरुणाचल प्रदेश, एक नागालैंड, एक मणिपुर और एक मिजोरम। ठीक, तो याद रखिएगा ये 4 स्टेट के बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो म्यांमार है। उसके बाद इसकी जो राजधानी है यांगून है, यहाँ पे स्थित है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और इसे एक चीज़ और याद रखना है कि इसका जो एक्सपेंशन हुआ है यहाँ अंडमान सी तक हो गया है। ठीक है, जहाँ पे अंडमान सी है ये थाईलैंड से भी बाउंड्री टच करता है, चाइना से भी बाउंड्री टच करता है, इंडिया से भी बाउंड्री टच करता है और बांग्लादेश से भी बाउंड्री टच करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक और मैप है, इसे भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यही चीज़ें यहाँ पे भी कही गई है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, ये तीनों जो समुद्री क्षेत्र हैं यहाँ पे टच करता है। यहाँ माउथ ऑफ अयारवडे है, ठीक है, इसे भी टच करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए बहुत ही महत्व रखता है। और देखिए यहाँ पे थाईलैंड है, कंबोडिया तो दूर हो जाता है, थाईलैंड से इसकी बाउंड्री टच होती है। यहाँ पे एक लेक है, इनले लेक, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल, एक जीएम फसल निर्णय जो सरसों में कटौती करता है। ठीक है, एक जीएम फसल लाया जाएगा जिससे कि सरसों के आयात में कमी आएगी। तो इसी के बारे में राइटर कहते हैं कि पारंपरिक प्रजनन विधियों, द एडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि पारंपरिक प्रजनन विधियों के पूरक के रूप में
आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम जो फसलों को विकसित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जैसी फसल सुधार के लिए विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी मतलब कि साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी को अपनाना वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने की बढ़ती और जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, जिसमें ग्लोबल फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ये दोनों चीजों का चैलेंज जो है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे राइटर कहते हैं कि तेजी से बदलती जलवायु के कारण जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा है मतलब कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 है, उसके जो 2030 का लक्ष्य है जीरो हंगर, उसको हासिल करना बहुत ही मुश्किल है अगर हम लोग जीएम क्रॉप्स को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फसलों को आनुवांशिक रूप से बेहतर बनाने की गति को तेज करने पर जोर देने की आवश्यकता है। जैसे कहा जाता है कि द एम्फेसिस नीड टू बी ऑन एक्सिलरेटिंग द पेस ऑफ इंप्रूविंग क्रॉप जेनेटिकली। ठीक है, उसके बाद खाद्य उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें बेहतर फसल किस्मों और संकरों हाइब्रिड्स की आवश्यकता है जो बढ़ी हुई पैदावार और पर्यावरण में व्यापक अनुकूलनशीलता प्रदान करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों को कम उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक संसाधनों की भी कम उपयोग की आवश्यकता होती है जब हम बेहतर फसल किस्मों को बनाते हैं या फिर हाइब्रिड जीएम क्रॉप्स को बनाते हैं, तो फिर वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका भी कम उपयोग करती है। यहाँ पे हम लोग फिगर में देख सकते हैं इस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं इस तरह से प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कि हरित क्रांति के समय और जीएम के अंतर्गत अधिक फसलों को लाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1961 में हुई थी। ठीक है, तो 1960-70 के दशक में हरित क्रांति के आगमन के परिणाम स्वरूप खाद्य उत्पादन जो 1950-51 में मात्र 50 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 300 मिलियन टन से अधिक हो गया। तो इसके बारे में कहा जाता है कि हरित क्रांति का बहुत बड़ा सहयोग रहा कृषि के क्षेत्र में, खासकर उत्पादन में वृद्धि हुआ तो वो हरित क्रांति के कारण ही हुआ। हालांकि जलवायु परिवर्तन जो अभी वर्तमान में वैश्विक समस्या बन गया है को कम करने और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का उत्पादन करने के लिए बेहतर गुणों वाली नई बायोटेक जीएम फसलें आवश्यक है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जीएम के अंतर्गत अधिक फसलें क्या क्या है। तो पारंपरिक खेती और विशाल आनुवांशिक विविधता के साथ उपलब्ध उपयोग करके फसलों के आनुवांशिक संशोधन को उत्पादन में वृद्धि, तो उत्पादन में वृद्धि होगा अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो हम लोग क्रॉप बनाते हैं तो इसी से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनता है। तो इसका जो मुख्य हमारे लिए आवश्यकता है तो उत्पादन में वृद्धि करना है, वैश्विक भोजन से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको समाप्त करना, उसके गैप्स को फिल करना है। उसके बाद फाइबर सुरक्षा, न्यूट्रिशन सुरक्षा, ये सारी चीज़ों को अनुकूल बनाना है। और यहाँ पे कहा जाता है इंटरनेशनल सर्विस फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एग्रीबायोटेक एप्लीकेशन 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि कुल 72 देशों ने जीएम फसलों को या तो मानव भोजन या पशु चारे के साथ साथ व्यावसायिक खेती के लिए अपनाया है। 72 देशों ने जीएम क्रॉप्स को अपनाया है। वहीं यहाँ पे कहा जाता है कि वैश्विक का 56% जो है वो जीएम फसल क्षेत्र जो है विकासशील देशों में है। तो विकासशील देशों में 56% जीएम क्रॉप्स का उपयोग हो रहा है, जबकि औद्योगिक देशों में यह 44% हो रहा है। टोटल जो है 72 देश है। ठीक है, लेकिन ज्यादा जो क्रॉप्स को यूज कर रहे हैं जीएम क्रॉप्स को वो विकासशील देश यूज कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जीएम फसलों से 5 देशों में लगभग 1.95 अरब लोगों को लाभ हो रहा है। यहाँ पे एक फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि जैसे 5 देश अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना, इंडिया, कनाडा, तो इन लोगों को जीएम क्रॉप्स कैसे कैसे उगाते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है टोटल जो ग्लोबली जीएम क्रॉप्स को उगाया जाता है वो 181.5 मिलियन हेक्टेयर जो है वो भूमि पे जीएम क्रॉप्स को उगाया जाता है, और जिसमें 90% जो है ये 5 देश उगाते हैं। 73% अमेरिका में, 42% ब्राजील में, 24% अर्जेंटीना, 11.6% इंडिया, 11.6% कनाडा में। ठीक है, और 3.9% चाइना में, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि जीएम फसलों से 5 देश जो हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत और अमेरिका में 1.95 अरब से अधिक लोग या वर्तमान विश्व की 7.6 अरब की आबादी का 26% लोग
याद रखिएगा 26% लोग से अधिक जीएम क्रॉप का लाभ उठाते हैं। इसी में कहा जाता है कि बीटी कपास का 20 साल से भी पहले भारत में पहली जीएम फसल, तो याद रखिएगा भारत में पहली जीएम फसल जो थी वो बीटी कपास थी, के रूप में व्यवसायीकरण की शुरुआत हुई और इसे किसानों और राष्ट्र के लिए आर्थिक लाभ के संदर्भ में विश्व स्तर पर एक बड़ी सफलता की कहानी के रूप में देखा गया है। तो विश्व स्तर पर आनुवांशिक संशोधन ने प्रमुख 4 फसलों मक्का, सोयाबीन, कपास और कैनोल से परे कीट और शाकनाशी प्रतिरोध और जलवायु लचीलापन और पोषण गुणवत्ता में सुधार, ये सारी चीजों को समाधान किया जाएगा। तो विश्व स्तर पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मुख्यतः 4 फसलें दी गई है, जो मक्का है, सोयाबीन है, कपास है और कैनोला है, ठीक है। इसमें और भी चीजें जेनेटिकली मॉडिफाइड में डाली गई है, जैसे कीट को अपने आप नाश कर देना, शाक भक्षी अनेक प्रकार के प्रतिरोधक को भी दूर करना, फिर जो कहीं पे कम बारिश हो रही है तो वहां पे कम जल उपयोग हो, ऐसे फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और न्यूट्रिशन भी इन्हांस हो, न्यूट्रिशन में वृद्धि हो। जैसे अभी वर्तमान में नए प्रकार के जो बासमती चावल बनाए उसमें विटामिन ए की प्रचुरता है, जिससे कि विटामिन ए की कमी को भी पूरा करेगा। तो जैसे विभिन्न लक्षणों के लिए अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खाद्य फसलों तक अपनी पहुंच का विस्तार करता है। तो जीएम फसलों 1996 से 2018 के बीच में योगदान दिए गए वैश्विक आर्थिक लाभ से 16 मिलियन से अधिक किसानों को $224.9 बिलियन का आर्थिक लाभ हुआ है, जिसमें से 95% विकासशील देशों को आर्थिक लाभ हुआ है जीएम क्रॉप्स के उत्पादन से। इसके अलावा 1996 में वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने के बाद से जीएम खाद्य फसलें पिछले 25 वर्ष और उससे अधिक समय से अपनी जैव सुरक्षा के लिए बेहतर सिद्ध हो रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है जैसे अभी वर्तमान समय में जो सरसों के उत्पादन में कमी हुई है, जो जलवायु के असंतुलन से, ठीक है, तो इसके कारण हम लोग सरसों का एक बहुत बड़ा मात्रा जो है आयात करते हैं और इसके कारण जो हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है विदेशी देशों पे, विदेशी कंपनियों पे, तो इसके समाधान के लिए हम सरसों के क्षेत्र में भी जीएम क्रॉप्स को उपयोग में लाने के नए नए कदम उठा रहे हैं, जिससे कि हम जो विदेशी देश हैं सरसों की निर्भरता पे, उस पर निर्भरता कम हो सके और हम अपना स्वयं जो आवश्यकता है उसको जीएम क्रॉप्स के द्वारा फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे ही राइटर कहते हैं कि भारत को खाद्य तेलों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी 60% मांग आयात से पूरी हो रही है। तो सरसों भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य तेल फसलों में से एक है, हालांकि वैश्विक औसत की तुलना में इसकी प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है, वैश्विक औसत है उससे कम है भारत में इसकी उपज। इस प्रकार देश में सरसों की उत्पादकता बढ़ाना किसानों की आर्थिक खुशहाली और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए उच्च शक्ति, यहाँ पे याद रखिएगा जो जीएम सरसों का हाइब्रिड बनाया गया है उसका नाम है DMH11, ठीक है, बनाने के लिए सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, इसी को कहा जाता है CGMCP, मतलब कि सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस में व्यापक शोध किया गया इसी के लिए, DMH11 के लिए। इससे वृद्धि में मदद मिलेगी तो खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन के साथ साथ कृषि आय में भी वृद्धि करेगा ये DMH11, ऐसा राइटर द्वारा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता में सहायता मिलेगी, हम विदेशी देशों पे जो निर्भर हैं सरसों के आयात के लिए, तो ये निर्भरता कम हो जाएगी। तो 25 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने खेती के लिए DMH11, जो अभी सरसों का जीएम क्रॉप्स का एक हाइब्रिड बनाया गया है, उसी के बारे में कहा जाता है कि DMH11 और इसकी मूल लाइन को जारी करने की मंजूरी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया है। इससे देश में जीवंत आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा और बेहतर गुणों वाली नई फसल किस्मों को तैयार करने में भी मदद मिलेगा। क्योंकि भारत में सरसों की किस्मों का आनुवंशिक आधार बहुत संकीर्ण है, इसलिए GEC द्वारा सरसों में वर्नासे वारस्टार आधारित संकर उत्पादन की अनुमति देने का निर्णय न केवल उच्च पैदावार के लिए सरसों की संकर किस्मों के उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, तेल की गुणवत्ता में सुधार भी सुनिश्चित करता है। तो याद रखिएगा, पहले तो ये याद रखिएगा वानसे वारस्टार आधारित संकर हाइब्रिड को संकर कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे इसका पैदावार भी बढ़ेगा और जो
कीटनाशक है उसकी भी क्षमता प्रतिरोधक बढ़ेगी, तो प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, तेल की गुणवत्ता में भी सुधार हो जाएगा। तो ये सारे लाभ मिलेंगे हमें DMHA 11 के द्वारा जब हम सरसों का उगाही करेंगे भारत में। तो इस प्रगति से प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ने से किसानों को लाभ होगा, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी। खाद्य तेल की घरेलू खपत लगभग 25 मिलियन टन है, जबकि वर्ष 2020-21 में सरसों तेल का घरेलू उत्पादन लगभग 8.5 मिलियन टन था। तो भारत का खाद्य तेल आयात लगभग 13 मिलियन टन था, जो मूल्य के संदर्भ में 1.17 लाख करोड़ तक पहुंच गया। स्वदेशी रूप से विकसित इन GM सरसों हाइब्रिड की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी। उसके बाद तेल आयात का बोझ कम होगा, खाद्य तेल उत्पादन में बहुत जरूरी आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगा। और DMH 11 की पर्यावरणीय रिलीज कृषि में आत्मनिर्भरता और स्थिरता में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो भारतीय किसानों की लाभप्रद बढ़ाने के लिए अधिक उन्नत GM खाद्य फसलों की आवश्यकता। तो ये थे GM फसल से संबंधित जो आज का आर्टिकल था, जो भी चीजें दी गई है DMH 11 के लिए। ठीक, तो आगे देख लेते हैं अगला आर्टिकल क्या है हमारा। ये कहा जाता है मिसप्लेस्ड मिस्ट्री, मतलब कि गलत रहस्य। तो यहाँ पे मुख्यतः बात की जा रही है जो संसद का विशेष सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है, और इसके लिए बहुत कम गोपनीयता, मतलब कि जो अपोजिशन पार्टी है, ऐसा कहा जा रहा है कि उसे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं प्रदान की गई है जो ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है संसद में। तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सरकार 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर कुछ रहस्य बनाए रखने के लिए उत्सुक दिख रहा है। वह उसी के कारण विपक्षी दलों के पास एक मुद्दा है, जब उन्होंने शिकायत की कि सरकार ने विशेष सत्र बुलाने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया। तो यही बातें अपोजिशन पार्टी कह रही है। दे हैव कंप्लेंट दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट कंसल्टेड देम बिफोर कॉलिंग द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे कही जाती है। जैसा कि 13 सितंबर को जारी संसदीय बुलेटिन में केवल उद्घाटन दिवस के एजेंडे की बात की गई, सरकार ने उस विधेयक को सूचीबद्ध किया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को नियुक्ति के लिए बदला जाएगा, जिसके पैनल में 3 लोगों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा, जिसमें 2 रूलिंग पार्टी के होंगे, PM और कैबिनेट मिनिस्टर। तो इसी पे विवाद था यहाँ, जिस पर विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ सरकार को घेरने की तैयारी, क्योंकि यह सत्तारूढ़ दल को नियुक्ति प्रक्रिया पर अत्यधिक नियंत्रण दे सकता है। इसी के लिए यहाँ पे ये विवाद चल रहा है। सरकार का एक और दिलचस्प बात है कि संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 साल की संसदीय यात्रा उपलब्धियां, यहाँ पे वही बात कर रहा है, अचीवमेंट्स, एक्सपीरियंस, मेमोरी एंड लर्निंग्स, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख पर बहस आयोजित करने का प्रस्ताव है रूलिंग पार्टी के द्वारा। तो सूचीबद्ध बहस जो है वर्तमान संसद, अभी जो पुराना वाला संसद है भवन के लिए विदाई भाषण हो सकती है, क्योंकि नया जो हमारा संसद बन के तैयार है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सत्र नहीं हुआ है उस क्षेत्र में जो नया वाला संसद बनाया गया है। तो यहीं पे कहा जाता है, जिसे सर हावर्ड बेकर और सर एडविन लुटियन, जो पुराना वाला हमारा संसद है उसे सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था, और जो जनवरी 1927 में इंपीरियल विधान परिषद की सीट के रूप में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटित किया गया था। तो याद रखिएगा, वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटित किया गया था 1927 में, जो हमारा अभी वर्तमान का संसद चल रहा है, जहां सारा लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल चलता है। और जो नया इमारत है जो त्रिकोणीय आकार का है, 28 मई को ही सांसदों के स्वागत की प्रतीक्षा कर रही है, जब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया था 28 मई को। तो 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच आयोजित मानसून सत्र के दौरान उनका उपयोग नहीं किया गया। तो वहां सत्र क्यों नहीं आयोजित हो रहा है, इस पर भी कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है, ऐसी मांग कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि वायसराय इरविन ने गोलाकार इमारत, जो पुराना वाला इमारत है, उसको अस्थायित्व के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया था। इस इमारत को 96 साल में रिटायर हो गई, जो एक सदी से 4 साल कम है। तो भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए इसकी संसद को बड़ा बनाने की आवश्यकता है, और परिणाम स्वरूप भवन भी बड़ा होगा। लेकिन लोकतंत्र जो है इमारतों के बारे में नहीं है। आखिरकार संसद जो है वो विपक्ष के लिए अपनी बात कहने की जगह है, परंतु यहाँ पूर्णतः इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि सरकार अपनी बातें पूर्णतः कह रही है, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत में है। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही है, किसी पार्टी का नाम लेने से बचना चाहिए किसी भी आंसर में। ठीक है, रूलिंग पार्टी बोलिए, सत्तारूढ़ पार्टी बोलिए, विपक्ष पार्टी बोलिए।
तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी के पास लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत है। हालांकि राज्यसभा में उसके पास समान संख्यात्मक ताकत नहीं है, राज्यसभा में उतने अच्छे बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी कम नहीं है, बराबर है। फिर भी वह सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई। सहयोगी और सहानुभूति रखने वाली पार्टियों को धन्यवाद। यहाँ भी कोई भी सरकारी विधेयक बहुमत के अभाव में नहीं रुकता, मतलब कि अगर अपोज भी होता है फिर भी इसके पास इतना बहुमत जरूर होता है कि वो अपना कोई भी विधेयक को पास करा देता है। फिर भी सरकार संसदीय जांच से बचती है और विपक्ष को विश्वास में लेने को कोई प्राथमिकता नहीं देती। तो सरकार इस बात पर जोर देती है कि वह किताब के अनुसार चल रही है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो सत्र शुरू होने से ठीक 31 घंटे पहले रविवार को सभी दलों को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष और सरकार के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। धारा 370 इसी पे मेन विवाद है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित, उसको बहुत ज़्यादा शक्ति दे दी गई है। में बदलाव 5 अगस्त 2019 को संसद के सामने बिना किसी नोटिस या परामर्श के किए गए। यदि विपक्षी दलों ने एजेंडा के बारे में अनावश्यक रूप से अटकलें लगाई और विशेष सत्र के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, तो सरकार आंशिक रूप से इसका जिम्मेदार है। अगर ये ऐसा कार्य नहीं करता तो विपक्षी दल इस पर कोई भी संदेह नहीं जताती, इस पर कोई भी कटाक्ष नहीं करता, इस पर आरोप नहीं लगाता, ठीक है, सत्तारूढ़ पार्टी पे। यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी हाल के जो आया है एडिटर्स गिल्ड, मतलब कि एडिटर्स संघ ऑफ इंडिया, उसको कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया हैज राइट टू फ्री स्पीच, मतलब कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता से, यहाँ पे 2-3 शिकायतें की गई थी इसके विरुद्ध में, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के विरुद्ध में। कुछ मणिपुर के रिपोर्ट्स थे और भी बहुत से रिपोर्ट्स थे। तो ये इसी पे सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पास फ्री स्पीच का पूर्णतः राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से 2 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा, जिसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ मामला क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए पूछा शिकायतकर्ता से। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि ये रिपोर्ट समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है, मतलब कि यहाँ पे यही बातें कही जा रही है कि इट्स रिपोर्ट अबाउट पार्शलिज्म मीडिया कवरेज ऑफ द मणिपुर वायलेंस, बट इट हैज अ राइट टू फ्री स्पीच टू पुट फोर्थ इट्स व्यू इन प्रिंट। यही बातें यहाँ पे कही जाती है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया मणिपुर हिंसा के पक्षपातपूर्ण मीडिया कवरेज के बारे में अपनी रिपोर्ट में सही या गलत है इससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रिंट में अपने विचार रखने के लिए उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्णतः अधिकार है। यही बातें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जिन शिकायतों के कारण वरिष्ठ पत्रकारों, यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट, उसके बाद मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ EGI पे कार्रवाई की जा रही है, उनमें उनके खिलाफ कोई भी कथित आरोप के संकेत भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पे वही कहा जाता है कि डिड नॉट कंटेन इवन अ विस्पर ऑफ द ऑफेंस एलिग्ड अगेंस्ट देम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संकेत भी नहीं मिले हैं जो इस पे आरोप लगाए गए हैं। तो पाठ ने शिकायतकर्ताओं को एक पीठ ने, मतलब कि बेंच जो बैठा है इसके लिए, पीठ ने शिकायतकर्ताओं को एक हलफनामा देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया, जिसमें यह बताया गया है कि EGI अध्यक्ष सीमा मुस्तफा और वरिष्ठ पत्रकार सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर के खिलाफ FIR को शीर्ष अदालत द्वारा क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसे कंप्लेंट करने वाले से पूछा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं से और क्या क्या पूछा, हमें बताएं कि उनकी रिपोर्ट से इनमें से कोई भी अपराध कैसे बनता है, हमें दिखाएं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153A विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने जैसे गंभीर आरोप कैसे लगाया जाता है, इन पे कैसे बनता है, तो क्या हो रहा है ये, तो यही पे चीफ जस्टिस पूछते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, ये सिर्फ एक रिपोर्ट है और आपको ये सारे अपराध कहाँ से मिले, धारा 153 कहाँ से मिले। आपने कहा कि उन्होंने IPC की धारा 200 के तहत अदालत को झूठ बोला, तो ये सारे चीजों के साक्ष्य मांगे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे यहाँ पे कहा जाता है अदालत ने, जिसने शुरू में FIR को दिल्ली हस्तांतरित करने का सुझाव दिया, शुरुआत में तो कह दिया था कि दिल्ली हस्तांतरित कर दो, ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। जब शिकायतकर्ता ने बार बार इसकी रिपोर्ट में मणिपुर में EGI द्वारा किए गए नुकसान का उल्लेख किया गया तो इसकी स्थिति और गंभीर हो गई, क्योंकि
आपने वह मुद्दा उठाया है तो पहले हमें बताएं कि ये अपराध कैसे है, इसे पहले साबित तो करेंगे आप, हलफनामा दायर करें। इसके लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया गया है। हमें बताएं कि शिकायतें और एफआईआर क्यों रद्द नहीं की जानी चाहिए। सेना ने ईजीआई को पत्र लिखकर कहा कि मणिपुर में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, सेना ने पत्र लिख के कहा। तो ईजीआई हस्तक्षेप करने और पता लगाने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम को भेजता है ग्राउंड लेवल पे। वे सही या गलत हो सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी का यही मतलब है। ठीक है, कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत लोगों को सही भी लगेगा, बहुत लोगों को गलत भी लगेगा। तो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी कि वो सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही बातें की जा रही है, हस्तांतरण की मांग की जा रही है। तो श्री दीवान ने कहा कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने पहले ही ईजीआई के खिलाफ एक जनहित याचिका पर विचार किया था और मांग की थी कि मामले को दिल्ली हस्तांतरित किया जाए। तो यही बातें इसमें मेनली कहा गया है। ठीक है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली हलफनामा मांग दिया है कि आपने जो जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करें, तभी मैं इस पे कोई भी कार्रवाई करूंगा। एकदम साफ पारदर्शिता के साथ कहा गया है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोनों पक्ष को। ठीक है, तो आज यही थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मैंने 16 को नहीं कर पाया था, तो आज 17 तारीख को मैं इसे कंप्लीट कर दिया हूँ। प्लीज़ बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो। उसके बाद मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।